हेलो सर, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स के तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एरिथमेटिकल, दूसरा है रिलेशनल और तीसरा है लॉजिकल। तो अब एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब क्या? एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो। इसे हम परसेंटेज साइन की तरह डिपिक्ट करते हैं। ये आपको पता होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसको मैं क्लियरली लिख देता हूँ। ये है एपोस्ट्रोफी मार्क। अच्छा, तो ये जो चीज है मॉड्यूलो, एक नया कंसेप्ट है। मॉड्यूलो मीन्स रिमाइंडर। अच्छा, अब मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 मॉड्यूलो 5, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक डिवीजन आ जाएगा, 10 अंदर आएगा और 5 बाहर आएगा। अब 5 टू सा 10, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेता। ट्वेल्व डिवाइड बाई 7, तो अब क्या होगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ 7 1 से 7 और 7 2 से 14, तो मतलब हमको यहाँ पे लिखना होगा 7। अब क्या होगा कि 3 4 5, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब आगे प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे हम पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हमको ये करना नहीं, हमको रिमाइंडर छोड़ देना है। अब मॉड्यूलो का आंसर आएगा 5। समझ में आया? मतलब जो नीचे यहाँ पे आ रहा है उसका आंसर यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये LHS है, ये मॉड्यूलो साइन है, उसके LHS में कोई भी नंबर हो, वो अगर स्मॉलर हो इससे RHS से, इफ LHS इज स्मॉलर देन RHS, तो क्या होगा कि LHS में जो आंसर है वो सेम रहेगा। मतलब इसका आंसर 8 आएगा। सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मॉड्यूलो 10, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि LHS छोटा है RHS से, तो यहाँ LHS पे जो है वो आंसर में आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो है रिलेशनल। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है? स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू। अच्छा, हम जब बैच में लिखते थे ऐसे लिखते थे, स्मॉलर देन इक्वल टू, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे साइन आएगी स्मॉलर देन की और बाद में इज इक्वल्स टू आएगा। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी, हमको ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे। ठीक है, ये गलत होगा, हमको ये सही मेथड, हमको ये यूज करनी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इज इक्वल्स टू और सिंपल इज इक्वल्स टू के बीच में क्या फर्क होता है? देखो, ये इज इक्वल्स टू है और ये सिर्फ सिंपल इज इक्वल्स टू है। अब क्या होता है कि देखो, ये जो है इज इक्वल्स टू ये रिलेशनल है और ये सिंपल इज इक्वल्स टू वो असाइनमेंट है। रिलेशनल ऑपरेटर और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5। a एक वेरिएबल है और 5 एक कांस्टेंट है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 5 की वैल्यू है a के अंदर स्टोर होगी। ये सिंपल इज इक्वल्स टू का फंक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a इज इक्वल्स टू 5, तो अब ये a वेरिएबल को और ये कांस्टेंट को कंपेयर करेगा। देखो यहाँ पर मैंने डिफाइन करके रखा a इज इक्वल्स टू 5, तो अब यहाँ पे a हट के आ जाएगा 5। अब कंपाइलर चेक करेगा कि LHS और RHS सेम है। देखो यहाँ पे 5 और 5 सेम है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, यहाँ पे फिर से ये लिख देता हूँ कि a इज इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी।
क्योंकि देखो यहाँ पे 6 आया और 6 और 5 डिफरेंट है, मतलब LHS RHS डिफरेंट है, तो कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। तो ये जो ऑपरेटर है हम जनरली इफ कंडीशन के अंदर यूज करते हैं, इफ और फॉर। अच्छा, अब ये एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अच्छा, मैं यहाँ पर जब आएंगे तब सिखाऊंगी। अब नॉट इक्वल टू का फंक्शन क्या होता कि प्रीवियस हमने क्या देखा था कि इज इक्वल्स टू का क्या यूज होता है, a इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे लिख देता हूँ a इज नॉट इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि a हट के आ जाएगा 5। अब कंडीशन चेक होगी, क्या RHS और LHS डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या आएगा, a हट के आ जाएगा 6। अब LHS RHS डिफरेंट है, तो अब कंडीशन हो गई ट्रू। समझ में आया इसका फंक्शन? अच्छा, अब आगे बढ़कर और लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है एंड। अब एंड को ऐसा नहीं लिखते, ये यूनरी एंड है, उनको यहाँ पे 2 बार लिखना होगा, एंड एंड, और ये है और ये है नॉट। अच्छा, एंड में सिखा देता हूं पहले। तो देखो यहाँ पर मैंने इफ लिख दिया, मतलब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैरी आउट करता है। यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 10। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 इज बिगर देन 10, तो कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ तो 15 ग्रेटर देन 10, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, तो क्या होगा, और यहाँ पे हमको एक और कंडीशन लिखनी होगी, सपोज 20 ग्रेटर देन 10। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो अब एंड का मीनिंग क्या है, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर मुझको इस ब्लॉक के अंदर जाना है तो दोनों कंडीशन कंपल्सरीली, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये कंडीशन है 15 ग्रेटर देन 10, ये फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे आता है कंडीशन 2, 20 ग्रेटर देन 10, कंडीशन फिल हो गई, तो यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ तो अब क्या होगा कि कंडीशन 1 ट्रू होगी, 15 ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे कंडीशन 2 पे आता है तो 0 ग्रेटर देन 10, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब इसके अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि कंपल्सरीली हमको 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। समझ में आई चीज? अच्छा, तो एंड का फंक्शन ये है कि कंपल्सरी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड और नॉट। ठीक है, तो अब और की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से लिख दिया इफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कंडीशन लिख देता हूँ 15 ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे लिख देता हूँ और 20 ग्रेटर देन 10। इसको बंद कर दिया, यहाँ पे आ गए कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये है कंडीशन 1। और ये है कंडीशन 2। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई वो भी चलेगा। और का ये स्पेशल चीज होती है कि दोनों में से एक भी, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कंडीशन ट्रू ही रहेगी। अच्छा, कंडीशन 1 ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो चलेगा क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो अंदर ब्लॉक में जाएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई, देखो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो अंदर नहीं जाएगी क्योंकि कंपल्सरीली एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अच्छा, तो अब नॉट की बात कर लेता।
हमने यहाँ पे देखा था नॉट इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक नॉट की बात करते हैं। देखो एक कंडीशन है, ये है नॉट, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब नॉट, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं सपोज इफ लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, सपोज x की वैल्यू है 6, तो अब चेक होगा ये कंडीशन इफ वाली, क्या x जो है मतलब 6 जो है 5 के साथ कंपेयर होगी, 6 और 5 कंपेयर होगी। अब नॉर्मली क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा नॉट पर ध्यान मत दो, नॉट हटा देता हूं, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लिख दूं तो क्या इंडिकेट करता है कि यह कंडीशन, अगर ये कंडीशन गलत है तो ये ब्लॉक के अंदर जाएगी। यहाँ पे देखो कंडीशन गलत है मतलब ये ब्लॉक के अंदर गई। ठीक है, समझ में आ रहा है नॉट का क्या फंक्शन होता है। अगर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ से नॉट हटा देता हूँ, यहाँ पे भी आ जाएगा 5, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ तो ये कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है अगर इसके अंदर जाना है तो। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है नॉट और नॉट इक्वल टू का फर्क। एक हद तक दोनों सिमिलर ही है, लेकिन हम यहाँ पे नॉट ऐसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे हम नॉट ऐसे यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब आगे बढ़कर एक कंसेप्ट है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। अच्छा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के ऊपर बात करते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को अगर मुझको शॉर्ट में लिखना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 5। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 5, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 बार ये x रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर x प्लस इज इक्वल टू 5 लिख देता हूँ तो इसका मीनिंग ये होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल से सीखते हैं। यहां पे लिख देता हूं x माइनस इज इक्वल टू 5। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, आप थोड़ा सोचो, सोच लिया। यहां पे आएगा x माइनस 5। ठीक है, शॉर्ट एंड ऑपरेटर कंपल्सरी नहीं है यूज करना, लेकिन ये कोडिंग फास्टर बनाती है। देखो यहाँ पे कितने टोकन यूज हुए, 1 2 3 4 टोकन यूज हुए, और ये 5वां। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोकन यूज हुए। तो मतलब ये कोडिंग या फिर कंपाइलेशन फास्ट बनाता है। तो अगर पूछे कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज करने का क्या फायदा होगा, तो हमको लिखना होता है मेक्स कंपाइलेशन फास्टर। दूसरा कोई खास यूज नहीं है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, उसमें 3-4 फायदे हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फायदा है मेक्स कंपाइलेशन फास्टर। अच्छा, अब आगे का टॉपिक लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। इंक्रीमेंट को हम ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट को लिखते हैं माइनस माइनस। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मीनिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होगा, x प्लस प्लस, मतलब x के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा, मतलब x के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, सपोज यहाँ पे 5 स्टोर्ड है, तो प्लस प्लस लिखो तो उसका मीनिंग है प्लस 1। अच्छा, और डिक्रीमेंट में क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 5 प्लस 1। अगर मैं x माइनस माइनस लिख दूं तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे 4 स्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4। तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की तरह काम में आता है। अच्छा, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, पहला है पोस्ट फिक्स और दूसरा है प्रीफिक्स। तो उसके ऊपर बात कर लेता है।
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीफिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्टफिक्स। अच्छा, तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि ये वेरिएबल है। अच्छा, मैं यहाँ पे रेफरेंस की तरह लिखता हूँ m इज इक्वल्स टू m प्लस वन का मीनिंग है m प्लस प्लस, मतलब m के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे मैं प्रीफिक्स मतलब आगे, प्री मीन्स बिफोर, इतना तो आपको पता होगा। तो प्लस प्लस कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। पहले इंक्रीमेंट की बात करते हैं, बाद में डिक्रीमेंट की बात होगी। पहले इसकी बात करते हैं, इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट प्रीफिक्स में एडिशन वेरिएबल के आगे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, चेंज बिफोर एक्शन, ये याद रखना। अच्छा, अब पोस्टफिक्स की बात करते हैं। पोस्टफिक्स में वेरिएबल के बाद आता है यहाँ पे m प्लस प्लस। अब यहाँ पे सेमीकोलन आना कंपलसरी है, लेकिन कभी कभी नहीं आता, इसलिए सिर्फ ऐसे याद रखो प्लस प्लस m और m प्लस प्लस। तो अब इसका मीनिंग क्या है, चेंज आफ्टर एक्शन। ये पहले रट लो, चेंज आफ्टर एक्शन। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैंने m में ले लिया 5, m इज इक्वल्स टू 5। अब मैं क्या करता हूँ कि x के अंदर प्लस प्लस m स्टोर कर देता हूँ। तब क्या होगा कि चेंज बिफोर एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या हो रही है कि x के अंदर m स्टोर हुआ, मतलब प्लस प्लस m मतलब इंक्रीमेंट आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है बात को, समझ आ रही है बात कि x के अंदर m स्टोर करना है, मतलब ये एक्शन हुआ। तो एक्शन के पहले क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, m के अंदर एक का इंक्रीमेंट आएगा, तो x के अंदर हुआ स्टोर 6। अब यहाँ पे देख लेता, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू m प्लस प्लस। तो यहाँ पे एक्शन क्या होगी, ये x जो है उसके अंदर m स्टोर हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब स्टोर होने के बाद इंक्रीमेंट आएगा। तो यहाँ पे स्टोर होगा 5, अब बाद में 6 होगा x के अंदर इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट f, यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिख देता हूँ x। हमको परसेंटेज डी और वो सब करना है, लेकिन ये शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रिंट x। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 5 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टोर हुआ था। अब मैंने प्रिंट करवाया तो 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट x, तो यहाँ पे 6 स्टोर होगा, क्योंकि ये चेंज बिफोर एक्शन है। तो ये एक्शन हुई, m x के अंदर स्टोर हुआ, तो उसके पहले इंक्रीमेंट होगा, तो x के अंदर इंक्रीमेंट, x के अंदर वैल्यू होगी 6। अब यहाँ पे देखो कि m x के अंदर स्टोर हो रहा है, वो एक एक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, चेंज आफ्टर एक्शन, मतलब m x के अंदर स्टोर हो गया, बाद में x की वैल्यू इंक्रीमेंट में गई। समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ प्रिंट x, तो अब इस बार क्या 6 होगा। थोड़ा ओपन माइंड रख के समझो, देखो फिर से समझाता हूँ। चेंज आफ्टर एक्शन, एक्शन क्या है, m x के अंदर स्टोर हो रहा, तो अब चेंज बाद में आया, पहले m x के अंदर स्टोर हो गया, मतलब x के अंदर 5 स्टोर हो गया। अब प्रिंट करवा दिया डायरेक्टली, तो अब क्या होगा, x के अंदर 5 की वैल्यू अब 5 हुई। अब यहाँ पे चेंज आ चुका है कि एक्शन तो के बाद में x के अंदर फिर से 6 स्टोर हुआ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझा ना। अच्छा, तो अच्छा आगे हम एग्जांपल लेता है, तब समझ में आ जाएगा सब। देखो एक ट्रिक से आपको समझा देता हूँ, थोड़ी कम कंफ्यूजन।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू प्लस प्लस एम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू एम प्लस वन, m इज इक्वल टू एम प्लस वन, मतलब m में इंक्रीमेंट आया, बाद में क्या होगा, x के अंदर m स्टोर होगा। ये मतलब एक ट्री करना चाहिए। देखो x इज इक्वल टू प्लस प्लस एम, तो स्टेप्स देखो, ये है स्टेप वन, ये है स्टेप टू और ये है स्टेप थ्री। ये कोड नहीं है, समझो, ये कोड नहीं है, ये एक स्टेप है। ये कैसे चलता है काम? अच्छा यहाँ पे बनाएगा, सॉरी। अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या है? x इज इक्वल टू प्लस प्लस एम। तो अब बाद में क्या होगा कि m में इंक्रीमेंट आ जाएगा, बाद में m x के अंदर स्टोर हुआ। और यहाँ पे क्या है फर्स्ट स्टेप में? m इज इक्वल टू एम प्लस प्लस। तो अब क्या होगा e, अच्छा यहाँ पे सॉरी x आएगा, x इज इक्वल टू एम प्लस प्लस। तो अब क्या होगा कि चेंज आफ्टर एक्शन, वो पहले ही एक्शन हो गई, x इज इक्वल टू एम। बाद में क्या होगा, बाद में चेंज आएगा, m इज इक्वल टू एम प्लस वन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, चेंज बिफोर एक्शन। कि देखो ये एक एक्शन है, m x के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसके पहले चेंज आ जाएगा। देखो ये स्टोर हुआ m x के अंदर, उसके पहले एक चेंज आ रहा है। क्या है चेंज? m प्लस वन। अब यहाँ पे देखो चेंज आफ्टर एक्शन, तो एक्शन क्या है, m को x के अंदर स्टोर करवाना है। तो आफ्टर एक्शन है मतलब एक्शन पहले आ गई, बाद में चेंज हुआ। समझ में आ गया? तो ऐसा आप याद रख सकते हो स्टेप्स, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा ऐसे ही। ये स्टेप्स तो एडिशनल आपको समझाने के लिए। अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा अब इसको इरेज करते हैं। अच्छा इसको इरेज करने से पहले आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि फोर लूप है, यहाँ पे हम पोस्ट फिक्स का ज्यादातर यूज करता है। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन आती है, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा डिक्रीमेंट का भूल गया, डिक्रीमेंट में भी इंक्रीमेंट जैसा सेम होता है, लेकिन m इज इक्वल टू एम प्लस वन की जगह हम m इज इक्वल टू एम माइनस वन लिखते हैं। एक चीज है, देखो m प्लस प्लस मीन्स m इज इक्वल टू प्लस वन और m माइनस माइनस मतलब m इज इक्वल टू m माइनस वन। ठीक। अच्छा बात करता है टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? देखो टर्नरी ऑपरेटर को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सपोज int max। अब क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे कंडीशन आएगी, सपोज a इज ग्रेटर देन b, एक कंडीशन होगी। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे x लिख देता है और यहाँ पे y लिख देता है। सपोज x और y वैल्यूज है अननोन, सपोज यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, चलो 5 पे लिख देता हूँ 5। अब क्या होगा कि int max, अब ये कंडीशन चेक होगी। देखो ये कंडीशन है, सपोज 1, सपोज यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। अब 1 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 2 स्टोर होगा मैक्स के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो 5 स्टोर होगा मैक्स के अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, 2। देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 5। समझ पा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता? तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब दूसरे चीज है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या होता है? हम कई बार कैसे लिखते हैं, int a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे सेमीकोलन, int b इज इक्वल टू 5, दिस इज सेमीकोलन, int c इज इक्वल टू 3 के अंदर 10 लिख देता और यहाँ पे 15 लिख देता। तो ये चीज लेंथी होगी, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं
INTA इज इक्वल्स टू 5, बाद में कॉमा कर दिया, B इज इक्वल्स टू 10 और C इज इक्वल्स टू 50। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर यहाँ सबके डेटा टाइप सेम है तभी हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे फ्लूट होता, सपोज यहाँ पे फ्लूट है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। हमको C को हटा के, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, C को हटा के यहाँ अलग से लिखना होगा, फ्लूट C इज इक्वल्स टू 50। ठीक, तो कॉमा ऑपरेटर का ये यूज होता है कि ये जो लेंथी कोड है उसको शॉर्ट में लिख दे। अच्छा, तो एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये चीज स्टोर हो चुकी है, 10 प्लस 6/2 माइनस 8 इंटू 30। तो अब हमको कैसे सॉल्व करना है ये चीज, हमको ये वर्ड मास की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा वर्ड मास का फुल फॉर्म सिखा देता हूँ जिसको नहीं पता। यह ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब हमको देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना, डिवीजन, क्योंकि ये आगे आता है। तो सबसे पहले हमको डिवीजन सॉल्व करना, तो यहाँ पे 10 प्लस 6/2 होगा 3 माइनस 8 इंटू 30। ठीक है, बाद में हमको सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 8 इंटू 13 होगा 104। अच्छा, अब हमको क्या करवाना है, एडिशन करना है। देखो यहाँ पे ये हुआ, बाद में यहाँ पे हमको ये करना है, 10 प्लस 3 13 माइनस 104। अब इसका आंसर आएगा -91। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने INTC, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो एडिशन डिवीजन हमको पहले नहीं करना, यहाँ पर हमको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। पहले 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 3 15, INTC के अंदर 3। ठीक है, अब अगर नेस्टेड ब्रैकेट्स हो, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हो, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ INTB। अब यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है 10 प्लस 5, अब यहाँ पे फिर से प्लस 5, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ पे -20। ठीक है, तो ऐसा अगर हो तो छोटा ब्रैकेट, देखो बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना। ये बड़े ब्रैकेट ऐसे लिख दिए, अब 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 माइनस 20, तो क्या होगा 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ए के अंदर ये चीज स्टोर हुई है तो उसका आंसर फाइंड आउट करो, हमको ऐसे हमको वर्ड मास, और अगर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हो तो इनर ब्रैकेट पहले, बाद में आउटर ब्रैकेट। ठीक है, तो ऐसा हमको सॉल्व करना है और आंसर प्रेजेंट करना है, और मेनली एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता है। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को डिटेल से सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।